हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज जो हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1 और पार्ट जो 2 है उसको हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पदार्थ है उसके जो शुद्ध पदार्थ है उनकी प्रकारों के बारे में देखा था। तत्व है, यौगिक, उसके बाद में मिश्रण है और विलयन की जो है कोलाइडल विलयन है उसके बारे में सब कुछ देख लिया था। निलंबन है, उनके गुणों के बारे में पढ़ लिया था। और ये जो पार्ट है इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो पदार्थ है उनका शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है या मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो आज हमारा जो पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बेसिक जान लिया था कि जो मिश्रण होते हैं उनके पृथक्करण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, जिसके बारे में हमने देख लिया था कि समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, उनको कौन कौन सी विधियों से अलग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो विधि पढ़ने हैं वो है हाथ से चुनकर, हाथ से चुनना। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की जो पहली विधि है वो हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग। तो जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है, हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से चुनना, अर्थात वे मिश्रण या इस विधि में हम क्या करते हैं, मिश्रण से अवांछनीय कणों को, मिश्रण से अवांछनीय कणों को पृथक कर सकते हैं। यानी इस विधि के द्वारा मिश्रण में यदि अवांछनीय कण है या पदार्थ है उनको हम क्या कर सकते हैं, हाथ से चुनकर पृथक कर सकते हैं, पृथक किया जाता है। तो आपको इस विधि में ये ध्यान रखना है कि मिश्रण से जो अवांछनीय कण है या जो पदार्थ है उन पदार्थों को हाथ से अलग करके या हाथ से चुनकर क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। जैसे चावल तथा दाल में, चावल तथा दाल से कंकड़ या पत्थरों को अलग करना, चावल या दाल से कंकड़ या पत्थरों को अलग, कंकड़ या पत्थरों को अलग करना। तो इनको अलग करने के लिए हम इसे हाथ से चुनकर क्या करते हैं, अलग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाथ से चुनकर जो अलग करने की प्रक्रिया है वो तभी अपनाई जा सकती है जब जो अवांछित कण जो है, अवांछित कण कम मात्रा में हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। तो इस विधि में हमने देखा कि हाथ से चुनकर हम मिश्रण से अवांछनीय कणों या पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे चावल या दाल में से कंकड़ या पत्थर अगर मिले हैं तो उसको हम इस विधि से यानी हाथ से चुनकर या हैंड पिकिंग के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो विधि है वो कब कारगर होती है कि अवांछित जो कण है उनकी मात्रा क्या हो, कम हो, तब इस विधि को हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। सेकंड जो विधि है वो है चालन या छानना, चालन या छानना। सेकंड विधि हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चालन या छानना, चालन या छानना। अब ये जो विधि है इस विधि के द्वारा हम जो पदार्थ के अवांछित कण है उसको छानकर
छननी से छानकर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे आटे से चोकर को अलग करना, आटे से चोकर को अलग करना। आटे में जो चोकर होती है उसको छलनी के द्वारा छानकर, छलनी के द्वारा छानकर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे भूसा जो होता है, भूसे से तिनकों को अलग करना, भूसे से तिनकों को अलग करना। तो भूसे से तिनकों को अलग करना किस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं, चालन या छानन विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अब तीसरी जो विधि आती है उसका नाम है निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। थर्ड जो विधि है उसका नाम है निस्पंदन। निस्पंदन या फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। ये विधि किन के लिए है, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना निस्पंदन की विधि के द्वारा संभव है। जैसे मान लो हमारे पास चाय है, उस चाय को छानकर, छलनी से छानकर, छलनी से छानकर चाय को अलग कर लेते हैं। चाय को अलग हो जाती है और चाय की जो पत्तियां होती है वो छलनी में रहती है। तो ये जो विधि है वो सेम जो चालन विधि है उसके लगभग समान होती है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि चालन की विधि के द्वारा जो ठोस कण है उनको अलग करते हैं, लेकिन जो निस्पंदन की विधि के द्वारा होती है उनमें जो तरल मिश्रण है, तरल मिश्रण से अवांछित कणों को दूर किया जाता है। तो इसमें आपको अंतर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, चालन विधि में, चालन विधि के द्वारा ठोस में, ठोस के अवांछित कणों को अलग करते हैं, और इसमें तरल मिश्रणों से अवांछित कणों को दूर किया जाता है। तो हमने हाथ से चुनना, चालन या छानना, इसको वीविंग कहते हैं, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। तो ये तीन विधि हमने देखी। अगली जो हमारी विधि रहेगी वो है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण विधि। और वाष्पीकरण विधि है या इसका दूसरा नाम जो होता है वाष्पन, वाष्पन या वाष्पन। ये जो विधि है इसमें क्या हम कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें विलेय ठोस हो और विलायक के कण क्या हो, द्रव हो, तो ऐसे मिश्रणों को हम वाष्पीकरण की विधि के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। अब जो नमक का जलीय विलयन होता है, उस नमक के जलीय विलयन में से जो विलेय पदार्थ है वो तो क्या है, नमक है। किस रूप में, ठोस रूप में। और जो विलायक है वो किस रूप में होता है, द्रव्य के रूप में पाया जाता है या जल के रूप में पाया जाता है। तो ये जो विधि है, इस विधि को वाष्पीकरण या वाष्पन या विविपेरेशन इसको बोलते हैं। इसके द्वारा हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन
ये जो विधि होती है इसके द्वारा हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये हमने जो नमक का निर्माण होता है समुद्र से, नमक का निर्माण, समुद्र से नमक का निर्माण वाष्पीकरण की विधि द्वारा होता है। समुद्र से जो नमक बनता है उस नमक का निर्माण वाष्पीकरण की विधि द्वारा होता है, या इसको वाष्पीकरण की विधि से अलग कर सकते हैं। उसके बाद में इस वाष्पीकरण में हम कुछ उदाहरण के द्वारा पढ़ने वाले हैं। जो रंग होता है, डाइज होती है, तो डाइज से विभिन्न रंगों का जो पृथक्करण है वो किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट है रंग वाले घटक। रंग वाले घटक, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही में कैसे पृथक कर सकते हैं? को नीले अथवा काले रंग की स्याही में कैसे पृथक कर सकते हैं? तो रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? तो हमें पता है कि जो स्याही होती है जल प्लस रंग का क्या होता है? मिश्रण होता है। हमारी जो स्याही होती है वो जल प्लस रंग का एक मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण इसको बोल सकते हैं, जिसमें जो जल होता है वो विलय के रूप में और जो रंग होता है वो विलय के रूप में कार्य करता है। जल क्या है? विलय के रूप में, तथा जो रंग है वो विलय के रूप में कार्य करता है। तो इनमें से इसको किस विधि से अलग कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि द्वारा जल व रंग को पृथक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रयोग में हमें एक तो चाहिए वाच ग्लास। वाच ग्लास जो चीनी मिट्टी का बना होता है, वाच ग्लास। उसके बाद में एक चाहिए बर्नर, एक चाहिए स्टैंड। बर्नर, वाच ग्लास, स्टैंड, और एक चाहिए बीकर। अगर ये उपकरण है तो हम रंग वाले घटक से नीले अथवा काले रंग की जो स्याही है उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, हमें सबसे पहले एक डायग्राम है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये बीकर है इस प्रकार, और यहाँ हमने एक स्टैंड लगा दिया, और यहाँ पे ये जो है वो बर्नर है इस प्रकार। ये स्टैंड है और इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया, इस बीकर को स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब ऊपर एक क्या रख देते हैं? वाच ग्लास। जो इस प्रकार हमने ऊपर एक वाच ग्लास है वो रख दिया। इस वाच ग्लास में हमने जो स्याही का जो रंग है, जो मिश्रण हमने लिया है, नीले काले रंग की जो स्याही है उसको भर दिया। तो ये हमारा वाच ग्लास तैयार है। और ये जो बीकर है इसमें हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। ये बीकर है, इसमें इस प्रकार पानी है वो भर दिया।
ये बीकर और ये पानी, और ये क्या है, वाच ग्लास, और नीचे हमने क्या स्टैंड है और स्याही और वाष्प, ये क्या है स्टैंड, और इसके अंदर हमने क्या डाल दी, स्याही डाल दी, और ये क्या है वाष्प। तो इस प्रकार हम एक सामान्य सा उपकरण है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखना इसको रंग वाले घटक से नीले अथवा काले रंग की स्याही से इसको कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस उपकरण को व्यवस्थित कर लिया है। अब ये जो वाच ग्लास होता है, ये जो वाच ग्लास है, इस वाच ग्लास में हम जो स्याही है, स्याही का मिश्रण वो डाल लेते हैं, और इस स्याही के मिश्रण को या इस वाच ग्लास को जल से भरे हुए बीकर के ऊपर रख देते हैं। इस बीकर में हमने क्या डाल रखा है, जल डाल रखा है या पानी डाल रखा है, और इस बीकर को किसी स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। जो त्रिपद स्टैंड होता है या द्विपद जो भी अवेलेबल हो वो स्टैंड ले लेते हैं, और ये हमारे पास ये क्या है बर्नर, जिसको हम सामान्यतः बर्नर बोलते हैं। अब इस बर्नर के द्वारा हम क्या करते हैं, इस बीकर में उपस्थित जो जल है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बीकर में जो जल गर्म होगा, तो जब जल गर्म होता है तो जल की क्या होगी, वाष्प बनेगी, जल उबलने लगेगा, जल की बनेगी वाष्प। ये वाष्प इस वाच ग्लास में उपस्थित जो स्याही है, वाच ग्लास में जो स्याही है उस स्याही को क्या करती है, धीरे धीरे गर्म करती है। और जब ये स्याही धीरे धीरे गर्म होती है तो स्याही में से जो जल के कण है अर्थात जो विलायक है, वो विलायक क्या होगा, वाष्प बन के वातावरण में चला जाता है। और अंत में जो विलेय पदार्थ है, जिसमें या तो अगर नीले रंग की स्याही है तो नीला कलर होगा, और काले रंग की स्याही है तो काला कलर होगा, तो वो विलेय पदार्थ के रूप में इस वाच ग्लास में बच जाता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और यदि वाष्प है तो वाष्प को किसी पात्र में ले जाके उसको पुनः ठंडा करके वापस जल में क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण की जो विधि है उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी प्रयोग के आधार पर एक दूसरा अन्य उदाहरण भी पढ़ते हैं। सेम यही प्रयोग रहेगा, उदाहरण अलग चेंज होगा। जैसे अगला जो है वो नमक को पानी के घोल से अलग करना। नमक को पानी के घोल से अलग करना। नमक को पानी के घोल से अलग करना, ये जो विधि है सेम जैसे हमने डाई से नीले अथवा काले रंग को अलग किया, इसी प्रकार जो नमक का विलयन है उससे हम क्या कर सकते हैं, नमक को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। अब इसी प्रयोग में हम कुछ परिवर्तन करके इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस स्याही की जगह हमने क्या ले लिया, नमक का घोल, और सेम प्रयोग यही रहेगा। अब इसमें करते क्या हैं, इस नमक के घोल को वाच ग्लास में रख लेते हैं, सेम इसी प्रकार। और ये नीचे है बीकर है, इस बीकर में हमने क्या जल भर लिया, या इसको ऐसे नहीं करके इस बीकर को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गर्म करते हैं, जिससे जो जलवाष्प है, जो भी जलवाष्प है वो क्या होगी, वायुमंडल में चली जाएगी। और ये जो बीकर होता है, इस बीकर में जो नमक है वो क्या रहता है, अलग रह जाता है। अर्थात जल जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, और जिसे यदि हम चाहें तो वापस जल में परिवर्तित कर सकते हैं। और जो लास्ट में विलेय पदार्थ के रूप में है वो नमक बचता है, जिसे हम
हाथ से चुनकर या अनेक विधियों से क्या कर सकते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें रंग वाले घटक से नीले अथवा काले रंग की स्याही में कैसे पृथक कर सकते हैं और नमक को पानी के घोल से कैसे अलग कर सकते हैं, वो हम वाष्पीकरण की विधि द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो समुद्री नमक होता है, समुद्री जल से नमक, समुद्री जल से नमक का पृथक्करण, नमक का पृथक्करण भी किस विधि के द्वारा करते हैं, वाष्पीकरण की विधि के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नमक का गाढ़ा विलयन होता है, नमक का गाढ़ा जलीय विलयन, उसको विभिन्न प्रकार की क्यारियों में भर देते हैं और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने देते हैं सूर्य के वाष्प के कारण। जिससे क्या होगा, सूर्य के गर्मी के कारण जो जलवाष्प है वो वायुमंडल में चली जाएगी और लास्ट में उन क्यारियों के अंदर जो नमक का गाढ़ा घोल रहता है, जिन्हें प्रयोगशाला में या फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजारकर नमक है उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। अगली जो हमारी विधि रहने वाली है वो अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण। तो नेक्स्ट विधि है अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन विधि भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग जो सामान्यतः उस स्थिति में किया जाता है जिसमें जब विलेय जो कण होते हैं, विलेय कण ठोस रूप में हो, विलेय कण क्या हो, ठोस रूप में, और जो हल्के कण है, हल्के कण तैरने वाले हो, तो उन्हें मिश्रण का पृथक्करण अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपकेंद्रीकरण होता क्या है। अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण, इस विधि में जो मशीन काम में आती है या जो युक्ति काम में आती है उसे अपकेंद्रीकरण मशीन या युक्ति कहा जाता है। जो भी मशीन हम उपयोग में लेते हैं उसका नाम है अपकेंद्रीकरण मशीन या अपकेंद्रीकरण यंत्र, जिसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या हम करते हैं, जैसे जो हमें विलयन दिया जाए, खासकर कोलाइडल विलयन, अब इस कोलाइडल विलयन को अपकेंद्री मशीन में डालते हैं। अपकेंद्री मशीन में डालते हैं तो जो भारी कण हैं, मिश्रण में जो विलेय के भारी कण हैं वो क्या होते हैं, पात्र जो है उसके पेंदे में जमा हो जाते हैं, और हल्के कण हैं वो क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा जो खासकर कोलाइडल विलयन होते हैं, कोलाइडल विलयन, तो कोलाइडल विलयनों को हम इस विधि के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके लिए जैसे है दूध से क्रीम को पृथक करना, दूध से क्रीम को पृथक्करण या पृथक करना। तो दूध से हम इस अपकेंद्रीकरण की विधि के द्वारा क्रीम को आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, जब अपकेंद्री मशीन में ये जो कोलाइडल विलयन डालते हैं, जब अपकेंद्री मशीन में कोलाइडल विलयन को डाला जाता है तो कोलाइडल विलयन में उपस्थित जो ठोस रूप में जो विलेय के कण हैं वो अपने भार के कारण पात्र जो है उसके पेंदे में क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं, और जो विलायक के जो हल्के कण हैं वो क्या होते हैं,
पात्र है उसकी सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार हम जो कोलाइडल विलयन है उनको इस विधि या अपकेंद्रीकरण की विधि के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है अपकेंद्रीकरण विधि के उपयोग। अपकेंद्रीकरण विधि के उपयोग। अपकेंद्रीकरण विधि है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले है इस तकनीक का उपयोग खून व रक्त की जांच करने के लिए किया जाता है। रक्त की जांच करने के लिए किया जाता है। खून व रक्त की जांच करने के लिए किया जाता है। सेकंड इसमें है दूध से मक्खन। दूध से मक्खन व क्रीम को पृथक करने में। दूध से मक्खन व क्रीम को पृथक करने में इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा इसका जो उपयोग सामान्यतः करते हैं वॉशिंग मशीन से कपड़ों को सुखाने में। वॉशिंग मशीन से कपड़ों को सुखाने में। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियां। सबसे पहले हाथ से चुनकर चालन या चालन निस्पंदन, वाष्पीकरण और जो बड़ा अपकेंद्रीकरण विधि। और इनके आगे की जो विधि है उसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।